दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक अगर देखें तो यहाँ पर है हमारा आज का टॉपिक भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। और यह क्लास ऑल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट यानी कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं इस क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखेंगे यहाँ पर हम पहले प्रश्न से, जो कि दिया गया है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी। ए कंजर्वेटिव पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी लिबरल पार्टी, डी सोशलिस्ट पार्टी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी लेबर पार्टी। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि दिया गया है। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, सी हैरोल्ड मैकमिलन, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ए 1946 में, बी फरवरी 1947 में, सी अप्रैल 1947 में, डी जून 1947 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने वेवेल के साथ या स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न को। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे या आए। ए भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, बी यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, सी जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, डी कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान
दिया। जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण या हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो अंग्रेज़ों को अधिकार होगा कि वे जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दें। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ए. क्रिप्स योजना, बी. वेवेल योजना, सी. माउंटबेटन योजना, डी. इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। व्याख्या देखेंगे इसकी। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी किसका? ए. ब्रिटिश शासन की निरंतरता का। आगे देखते हैं 3 ऑप्शन। सत्ता के हस्तांतरण की, सी. देश के विभाजन की, डी. सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर सही उत्तर की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा बी एंड सी दोनों, सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। तो यह दोनों के आधार बनी, यह दोनों आधार बनी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ए. जनवरी 1947 में, बी. जुलाई 1947 में, सी. अगस्त 1947 में, डी. अगस्त 1946 में। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, जुलाई 1947 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या, जो व्याख्या दी गई है यहाँ पर, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। ए. जुलाई 4, 1947 को, बी. जुलाई 10, 1947 को, सी. जुलाई 18, 1947, डी. अगस्त 14, 1947 को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए. डूरंड योजना, बी. मार्ले मिंटो सुधार, सी. माउंटबेटन योजना, डी. वेवेल योजना। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, सी वाला राइट आंसर। बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? ए. 4 जून 1947, बी. 10 जून 1947, सी. 3 जुलाई 1947, डी. 3 जून 1947। तो यहाँ पर यह दो ऑप्शन तो बिल्कुल सेम हो गए। सेम नहीं, यहाँ पर जुलाई है और यहाँ पर जून है। तो इनमें से इसका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जून वाला, 3 जून 1947 को। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि दिया गया है कथन और कारण के रूप में। तो पहला कथन है इसका, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो कथन यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कारण देख लेते हैं। कारण दिया गया है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध से निर्बल हो चुके थे। तो दूसरा भी यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार देखते हैं, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को। दी गई है व्याख्या, कथन एवं कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस प्रकार देश ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से पहले को कथन एवं कारण, दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखते हैं कथन और कारण से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कथन कह रहा है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। तो ऐसा नहीं, यह गलत है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी नहीं रही थी। तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, और पहला गलत है तो यहाँ पर दिया है ए आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। बी में ए और आर दोनों सही, यह भी गलत होगा। पहला कह रहा है ए सही है, यह भी गलत हो जाएगा। लास्ट कारण चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन एक बचा हमारे पास, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर देखें तो दूसरा वाला हमारा सही है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने
की थी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। इस प्रकार कथन ए गलत है, जबकि कारण आर सही है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त की थी। ए 18 जुलाई 1947 को, बी 19 जुलाई 1947 को, सी 20 जुलाई 1947 को, डी 21 जुलाई 1947 को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए 18 जुलाई 1947 को। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, बी एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, डी वीपी मेनन के मस्तिष्क का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला प्रश्न या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे हम। दिया गया 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि ए उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, बी इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी, सी वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, डी भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। व्याख्या दी गई, लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते, हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना होता।
बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कारण, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कथन सही है और कारण गलत है, तो ए आर दोनों सही हैं, गलत हो जाएगा। बी वाला ए और आर दोनों सही, या भी गलत होगा। ए सही परंतु आर गलत है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। दिया गया है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें। बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सी, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। डी, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा, तब तक मैं जिंदा हूँ। भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। ए, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। बी, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। डी, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ए, माउंटबेटन योजना। बी, रेडक्लिफ। सी, जेम्स बोल्ट। डी, रिचर्डसन। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ, बी वाला राइट आंसर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता सर रेडक्लिफ ने की थी। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी देखेंगे यहाँ पर व्याख्या इसकी है। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ए, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। बी, राजगोपालाचारी फार्मूले की अस्वीकार करने के साथ ही। सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। डी, वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर हम दिया गया है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, किंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृत वापस ले ली। फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतरिम अवसर भी समाप्त हो गया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी, आचार्य JB कृपलानी। डी, जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न दिया गया है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ए, JB कृपलानी ने। बी, राजेंद्र प्रसाद ने। सी, अबुल कलाम आज़ाद। डी, जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, JB कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। ए, गोविंद बल्लभ पंत। बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी, JB कृपलानी। डी, अबुल कलाम आज़ाद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि दिया गया है, 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। ए, डॉक्टर किचलू। बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। सी, जवाहरलाल नेहरू। डी, JB पंत। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे
भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? ए. अबुल कलाम आज़ाद, बी. खान अब्दुल गफ्फार खां, सी. सरदार पटेल, डी. गोविंद बल्लभ पंत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी. खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि दिया गया है, 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां यानी कि सीमांत गांधी के साथ ही डॉक्टर किचलू यानी कि सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया था। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। चलते हैं और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? ए. केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, बी. संविधान सभा, सी. अंतरिम सरकार, डी. चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी. संविधान सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। व्याख्या दी गई है, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? ए. रामेश्वरी नेहरू, बी. मीराबेन, सी. सुचेता कृपलानी, डी. एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी. सुचेता कृपलानी ने 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और तथा जनगण मन अधिनायक गाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण छोटी सी व्याख्या को। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था। व्याख्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? ए. गवर्नर जनरल ने, बी. ब्रिटिश सम्राट ने, सी. महात्मा गांधी ने, डी. वायसराय ने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए. गवर्नर जनरल ने। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए. राजगोपालाचारी, बी. वारेन हेस्टिंग्स, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. लॉर्ड माउंटबेटन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ए. लॉर्ड माउंटबेटन, बी. सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी. सिराज गोपालाचारी, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न दिया गया, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए. सिराज गोपालाचारी, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. लॉर्ड माउंटबेटन, डी. लॉर्ड कैनिंग। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे हम। दिया गया, सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ए. राजगोपालाचारी, बी. सुरेंद्रनाथ, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. बी.आर. अम्बेडकर। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए. सिराज गोपालाचारी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? ए. आर. एम. गोपाला, बी. डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, सी. सिराज गोपालाचारी, डी. रामानुजाचार्य। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. राज गोपालाचारी, सी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, भारत का अंतिम वायसराय था? ए. लॉर्ड वेवेल, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. लॉर्ड लिनलिथगो, डी. आकिनलेक। 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? ए. M.C. सीतलवाड़, बी. B.R. अम्बेडकर, सी. कैलाश नाथ काटजू, डी. रफ़ी अहमद किदवई। इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे पहले हम। दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपिता के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है?
ए देखते हैं पहले, सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। बी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। सी, सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। डी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो यहाँ पर इनका सीरियल देखें कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम देखें तो हो जाएगा हमारा सिराज गोपालाचारी होंगे, यहाँ है और यहाँ है, यानी कि 2 ऑप्शन कटेंगे हमारे। उसके बाद में आना चाहिए हमारा राजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ पर दोनों में राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद में होना चाहिए हमारा जाकिर हुसैन, और यहाँ पर दिया गया है एस राधाकृष्णन, इसलिए हमारा सी वाला भी कट जाएगा और ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ए वाला सही उत्तर हो जाएगा इनका क्रम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ए, नंबर 1 अबुल कलाम आज़ाद ने, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने, नंबर 3 सरदार पटेल ने, नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद ने। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल, यानी कि 2 और 3 अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे। तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखेंगे हम, या व्याख्या देखेंगे सबसे पहले। दिया गया है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। इसके परिणामस्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संतुष्ट की थी। ए, सिंध, बी, बलूचिस्तान, सी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, डी, उपरोक्त में से सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे सबसे पहले। दिया गया है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था और सिंध, बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके अगले प्रश्न को। जैसा कि दिया गया है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे। ए, सिराज गोपालाचारी, बी, जे.बी. कृपलानी, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, जे.बी. कृपलानी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है, भारत विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे।
इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, डी सरदार पटेल। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें यदि, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए जेबी कृपलानी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पट्टाभी सीतारमैया। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता, क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया था, दिया गया है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी जेबी कृपलानी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, दिया गया है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, दिया गया है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए यह एक शुभ दिन था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया था तथा 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? ए बिपिन चंद्र, बी आर कोपलैंड, सी आर.सी. मजूमदार, डी पी.ई. रॉबर्ट्स। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी आर कोपलैंड। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ए के एम पडिक्कर, बी एन श्रीनिवास, सी रजनी कोठारी, डी योगेंद्र सिंह। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए के एम पडिक्कर। अगला प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था। ए
जॉर्ज पंचम, बी जॉर्ज षष्ठम, सी राजा एडवर्ड सप्तम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी जॉर्ज षष्ठम। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर, जो कि दिया गया है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम था। जॉर्ज षष्ठम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वह मई 1937 में गद्दी पर बैठा। तो इस प्रकार यहाँ पर आज के 50 या 48 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और सभी लोगों ने शुरू से अंत तक इस क्लास को देखा होगा। यदि अभी तक आप सभी लोगों ने इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और यदि यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। और इसके अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।